नमस्कार। ये एक ऐसा दौर है जब सबसे ज़्यादा सबसे अधिक रिपीट होने वाला जिस पर बातचीत अ, जो खास करके पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसमें सबसे ज़्यादा जिसका रेफरेंस होता है इस दौर में वह है संविधान। आज हम लोग बातचीत करेंगे संविधान के बनने के प्रोसेस में जो महिलाएं शामिल रही हैं। 15 महिलाएं शामिल थी। महिलाओं को आप स्त्री काल के वेबसाइट पर भी उन नामों को आप जान समझ सकते हैं। थोड़ी देर में हम और जानेंगे, तफसील से जानेंगे, उनके जरिए समझने की कोशिश करेंगे। और आज खास करके आप जब कॉमन सिविल कोड का, यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा है, तो इस वक्त में भी ये बातचीत, महत्वपूर्ण बातचीत अभी अगले 1 घंटे में होने वाली है। कोशिश करेंगे 1 घंटे में कुछ बात समझें, कुछ और जो चीजें रहेंगी तो आगे भी समझेंगे। तो जो बातचीत करने वाले हैं वो संविधान के बनने के प्रोसेस में महिलाओं की भागीदारी के प्रसंग में। जो बातचीत होगी वो होगी संवैधानिक नैतिकता के प्रसंग में। बातचीत होगी संविधान के वोकैबुलरी के प्रसंग में। आज भी एक जो राजनीतिक माहौल है उसके इसके जरिए आप राजनीतिक वोकैबुलरी को भी इसको समझ सकते हैं, आज की राजनीतिक वोकैबुलरी को भी। तो समझने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये वोकैबुलरी थी, जो राजनीतिक संवैधानिक नैतिकता है या संवैधानिक राजनीति है, उसे तय करने में जो इसके संविधान सभा की जो महिला सदस्य थी 15, पहले 17 कह सकते हैं, लेकिन 2 उसमें से पार्टीशन के बाद चली गई थी बाहर और उनकी जगह, तो कुल 15, जो पहले भी 15 नॉमिनेट हुई थी। तो वो सब कुछ समझेंगे अगले 1 घंटे में। हमारे साथ हैं प्रोफेसर अच्युत चेतन। आप मूलतः दुमका में पढ़ाते हैं। विषय मैं होमवर्क कभी नहीं कर पाया क्योंकि बहुत तेजी से आया आज ईद मनाया करके, तो अभी मैं विषय उनसे ही समझूंगा कि किस विषय में पढ़ाते हैं। फिलहाल कोलकाता में है और प्रेसिडेंसी कॉलेज में, जो इनका मूल कॉलेज है वो दुमका है। बहाना अच्युत सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है स्त्री काल में। और जी बहुत नमस्कार संजीव जी आपको। और आज बातचीत का बहाना है फाउंडिंग मदर्स ऑफ इंडियन रिपब्लिक। ये किताब है अच्युत चेतन साहब का, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस से प्रकाशित है। तो इसी के आईने में हम लोग बातचीत करेंगे। हम लोग आमतौर पे बातचीत करते रहते हैं किताबों को लेकर के, तो किताब तो एक बहाना है। मूलतः जो हमने एक एजेंडा सेट किया कि जहां बातचीत करनी है, इस किताब के बहाने जब हम लोग जब आज 1 घंटे आपस में गुफ्तगू करेंगे, तो ये तो एक एजेंडा सेट है ही। इसके अलावा हम आप समझ सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे विषय होने वाले हैं जो सिर्फ एक एपिसोड में जिस पर बात नहीं की जा सकती। तो आगे भी देखेंगे अच्युत साहब, यदि हमें प्रोफेसर अच्युत चेतन हमें समय देते हैं तो और बात करेंगे। फिलहाल इस किताब के बहाने हम लोग आज संवैधानिक नैतिकता, संवैधानिक राजनीति और संविधान के बनने के प्रोसेस में महिलाओं की भागीदारी पे बात करेंगे। ये है फाउंडिंग मदर्स ऑफ इंडियन रिपब्लिक। संविधान के निर्माण में आमतौर पे बात की जाती है तो वो फाउंडिंग फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, या तो ये काफी एक पहला एक चैप्टर जो है उसको एक वर्ल्ड व्यू के साथ समझने की कोशिश, आप जब पढ़ेंगे, कोई भी किताब इसको पढ़ेगा तो समझेगा कि पूरी दुनिया में, बल्कि रिपब्लिक के निर्माण में या संविधानों के निर्माण में पुरुषों की भूमिका को ज्यादा रेखांकित किया जाता है। भारतीय संविधान में 15 महिलाएं थी और वो उन हिस्टोग्राफी में बहुत, और खास करके फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी में भी आमतौर पर यह माना जाता है कि इनकी भागीदारी न्यूनतम रही है। तो समझेंगे कि ये मिसिंग मदर एक तरह से है। इन मिसिंग मदर्स को अच्युत चेतन जी ने कैसे उसको क्या इरादा, कैसे इस विषय पर लिखने का एक इरादा बनता है और क्या कैनवस है इस किताब का, सबसे पहले हम यही समझने की कोशिश करेंगे। सर धन्यवाद संजीव जी, बहुत ही खुशी हो रही है आपसे बात करके। और आपका मैंने स्त्री काल के बारे में थोड़ा मोड़ा सुना था, बट थोड़ी गहरी छानबीन की तो बहुत खुशी हुई इस बात को देख करके आप स्त्रीवादी विमर्श को हिंदी भाषा में और हिंदी स्पीकिंग क्षेत्र में इस गहराई तक ले जा रहे हैं। और इसमें मैं थोड़ा सा अपनी ओर से योगदान कर पाऊंगा यह जानकर
भी बहुत खुशी हो रही है। मैं इंटरवेन कर दूं सर कि मैंने परिचय में आपका दुमका में जो आप पढ़ा रहे हैं, आपका जो मूल विषय है वो हमारे दर्शकों को जो जी तो उसमें थोड़ी सी सुधार उसका यह है कि मैं फिलहाल सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी कोलकाता में हूँ, प्रेसिडेंसी में नहीं, सेंट जेवियर्स, और मैं अंग्रेजी का प्राध्यापक हूँ। मैं इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट रहा हूँ और इंग्लिश का ही प्रोफेसर रहा हूँ। तो मेरी पढ़ने की जो पढ़ने पढ़ाने का जो मेरा जिम्मेवारी ईद के ऊपर देकर आ रहा हूँ, क्योंकि आपको पता ही है मैं यहाँ आने के बाद ये महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ और क्या पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण यह पुस्तक है, और महत्वपूर्ण इस पुस्तक से भी ज्यादा इसमें जो महिलाएं हैं वो हैं, और उनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह संविधान है। इसलिए हम लोग तो बस निमित्त हैं, वह कोई बड़ा प्रश्न नहीं। लेकिन ये एक जस्ट मैंने बताया कि प्रेसिडेंसी चूंकि आपने कहा था, तो मैं जेवियर्स में अंग्रेजी मैंने पढ़ा है, इसका एक थोड़ा सा ताल्लुकात है इस किताब के साथ। क्योंकि जब आप फाउंडिंग फादर्स के बारे में आप कह रहे थे कि मैंने एक पूरा चैप्टर अपनी पुस्तक में इस बात के लिए समर्पित किया हुआ है कि कैसे विश्व भर के संविधानों की जब चर्चा होती है तो उनके प्रतिष्ठाताओं को हम पुरुष ही मानकर चलते हैं, उनको हम फाउंडिंग फादर्स का दर्जा देते हैं, या मूल रूप से अमेरिकन फाउंडिंग फादर्स के फिगर के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन साहित्य पढ़ने की वजह से जो और साहित्य में भी खास करके नारीवादी साहित्य का आलोचना, फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म की ओर मेरा एक आकर्षण था और रहा है और अभी भी है, और झुकाव था। तो उसकी वजह से मैं इस पुस्तक की ओर आया। और जब हम साहित्य पढ़ते हैं तो साहित्य में ऑथर की अथॉरिटी को पिछले 30-40 सालों में काफी उस पर प्रश्न उठाए गए हैं, और जब भी ऑथर की अथॉरिटी पर प्रश्न उठाया गया है, आप देखते होंगे उत्तर संरचनावाद या पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थियरीज के अंदर कि लेखक जो है या वह कितना महत्वपूर्ण है किसी पुस्तक को समझने के लिए। और जब हम यह मानकर चलते हैं तो वह सिर्फ साहित्य की पुस्तक ही क्यों, कानून की भी किताबें होती हैं और उनके भी लेखक होते हैं। हम जानते हैं कि धर्मशास्त्र की जो भारतीय संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसका विरोध और जिसके पक्ष दोनों में लोग हैं, कानून का भी, कानून तो मनु के नाम पर है। तो जब भारतीय संविधान की भी बात करते हैं तो कहीं पर यह संविधान फाउंडिंग फादर्स की देन के रूप में देखा जाता है, और उसमें भी फाउंडिंग फादर्स की भी अंदर जो फिगर्स हैं उनमें भी कुछ राजनीति है कि कुछ का स्थान ज़्यादा प्रमुख है, कुछ का कम है। तो मैंने जब यह पुस्तक के बारे में जब मैंने चर्चा आप कर रहे हैं तो इसका जो शोध है, जो इसके पीछे शोध का जो बैकग्राउंड है, वह बिल्कुल सीधा सा था कि संविधान अगर एक पुस्तक है तो इसका लेखक कौन है, और अगर लेखकों के बिना संविधान हो सकता है तो क्या हम कहीं यह रिस्क नहीं उठा रहे हैं कि तब हम लेखिकाओं को भी संविधान से बाहर कर दे रहे हैं। क्योंकि जब हम डेथ ऑफ द ऑथर की बात कर रहे थे, ऑथर की अथॉरिटी को के ऊपर प्रश्न उठा रहे थे, तो ऑथर है या नहीं है इस पर प्रश्न उठा रहे थे, तो मुझे लगा कि पहले इसका ऐतिहासिक तथ्य जो है वह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि संविधान के ऑथर्स हैं कौन, एक ऑथर हैं या कई ऑथर हैं, वो ऑथर जो है उनकी लैंगिक एफिलिएशंस उनके क्या हैं, उनके बाकी पृष्ठभूमियाँ क्या हैं, इसके बिना जाने संविधान के लेखकों को हटा देना मेरे ख्याल से ऐतिहासिक तौर पर भी गलत होगा, एकेडमिक तौर पर भी गलत होगा, और संविधान के लिए भी शायद सही नहीं होगा। तो यह पृष्ठभूमि थी। पुस्तक का कैनवस अगर आप पूछ रहे हैं तो पुस्तक के अंदर 7 चैप्टर्स हैं, एक भूमिका है और एक निष्कर्ष चैप्टर है, तो कुल मिलाकर 9 चैप्टर्स आप मान सकते हैं। तो पहले 2 चैप्टर्स में मैंने बहुत प्रयास कर यह दिखाने की कोशिश की है कि हम सैद्धांतिक तौर पर संविधान सभा की महिलाओं को भूल क्यों जाते हैं। जब हम संविधान का इतिहास लिखते हैं तो उसकी सैद्धांतिकी जो है वह कैसे पितृसत्ता से प्रभावित है, वह किस तरह से एक खास पूर्वाग्रह के अंतर्गत ढली हुई है, और उसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हैं, उसमें लॉ के प्रोफेसर्स भी हैं, उसमें
दूसरे दूसरे विषयों के भी विशेषज्ञ हैं, चाहे वो राजनीति शास्त्र के हों, इतिहासकार हों, और सामान्य जनता जो है वह भी है, पत्रकार भी हैं। तो वह एक पड़ताल मैंने की है, और उसके बाद इन सारे पूर्वाग्रहों को दूर करने के क्रम में या दूर करने के बाद मैं यह जानने की कोशिश करता हूँ कि तब हम इन महिलाओं को ढूंढेंगे कैसे। आपने बताया कि 15 महिलाएं थीं और 17 थीं, फिर 15 हुई, और मेरी पुस्तक में प्राथमिक तौर पर मैंने 9-10 महिलाओं की ज़्यादा चर्चा की है। तो यह आप अगर ध्यान से देखेंगे, 10 पन्ने भी अगर हमारी किताब के आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह महिलाएं साधारण महिलाएं थी नहीं। ये सारी की सारी असाधारण महिलाएं थी, विलक्षण थीं, अपने समय में राजनीति में काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। और बाद के भी दिनों में ऐसा नहीं है कि इन्हें हम पूरी तरह से भूल गए हैं। बाद के दिनों में भी हमें अमृत कौर का नाम दिल्ली का हर व्यक्ति जानता है जो कभी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में गया होगा। रेणुका राय का नाम हर व्यक्ति जानता है। राजकुमारी अमृत प्लानिंग कमीशन में थी। दुर्गाबाई देशमुख को लोग नहीं भूल सकते हैं। सरोजिनी नायडू को हम जानते हैं, हंसा मेहता को जानते हैं। फिर ऐसा क्या है कि हम इनके संविधान बनने में दाक्षायणी वेलायुधन को भी हम लोग खास करके आपने उनके पॉलिटिक्स पे भी आप दाक्षायणी वेलायुधन लगभग भुला दी गई थी और अब उनके बारे में चर्चा होनी शुरू हुई है। लेकिन कमोबेश यह सच है कि ये महिलाएं हमारी स्मृतियों में तो हैं, लेकिन संविधान निर्मात्री महिलाओं के रूप में नहीं रही। तो कहीं न कहीं इसमें हमारे संविधान को याद करने की प्रक्रिया का भी दोष है, और जब हम महिलाओं के इतिहास को याद करते हैं तो उसमें भी कहीं त्रुटि रह जाती है। तो ये सारे पूर्वाग्रह की चर्चा मैं पहले 2 अध्यायों में करता हूँ। दूसरे अध्याय में खास इनका चयन कैसे हुआ, और बाकी सब तमाम जो ये मिनिमम कम से कम 10-12 जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना, और यह इसलिए भी जानना जरूरी है इनके चयन की प्रक्रिया, ताकि यह बात स्पष्ट हो सके कि इनको ये सिर्फ महिलाएं थी इसलिए मैं इन्हें फाउंडिंग मदर्स नहीं कर रहा हूँ। नहीं थी। इनमें एक इनके अंदर एक तरह का विचार था। इन्होंने एक समान रूप से राजनीति कर एक आदर्श तैयार कर तब संविधान सभा में प्रवेश पाया था। संविधान सभा में प्रवेश पाने की इन्होंने काफी कोशिश की थी, और ऐसा नहीं था कि इन्हें किसी की कृपा के द्वारा वहां पर स्थान मिल गया था। और संविधान सभा में बिल्कुल एक निश्चित उद्देश्य के साथ आने वाली महिलाएं थी। एक ग्रुप के रूप में आई थी, और कुछ महिलाएं छिटपुट आई थी, जैसे दाक्षायणी वेलायुधन का आपने नाम लिया, तो वो बिल्कुल अलग तरीके से आई थी। वो कायदे से आपने बताया है कि IWSC के पॉलिटिक्स में, यूएन के प्लानिंग कमीशन पे, उसके जो सब कमिटियां हैं उसमें, तो एक संविधान बनने के पहले, बल्कि ये तो सब कुछ शुरुआत चेम्सफोर्ड उससे 1919 से शुरू हो जाता है, जब ये वोटिंग राइट का प्रसंग आता है, वहां से शुरू हो जाता है। 20-30 सालों का इनका एक रहा कि जो महिलाएं वहां एक्टिव थी। एक और मैं अपने दर्शकों को बताते चलूं कि दाक्षायणी वेलायुधन केरल के पुलाया समुदाय से आती थी, और वे उन महिलाओं में रही जिन्होंने जो पहली पीढ़ी थी वो जिसने ब्लाउज पहना था। केरल के जो दलित आंदोलन को जानते समझते हैं वो जानते हैं कि बड़ा लंबा संघर्ष चला है ब्लाउज पहनने को लेकर के। तो ये पृष्ठभूमि की काफी इस किताब में एक महत्वपूर्ण भूमिका है चर्चा करने से जो बनता है। बिल्कुल, यह तीसरा अध्याय जो है मेरा, इसमें मैं इसको कहता हूँ विमेन्स मॉरल इमेजिनरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स, 1927 से 1946 तक। और इस पूरे अध्याय में मैं यह बताने की कोशिश करता हूँ, जो बिल्कुल आप जो कह रहे थे, कि ये संविधान सभा के आने के 20 वर्ष पूर्व से एक मॉरल इमेजिनरी, एक नैतिक स्वरूप क्या होगा आने वाले देश का, यह बनाने में इन महिलाओं ने काफी योगदान किया था। और यह बनाना जो था, यह कोई काल्पनिक नहीं था, यह बिल्कुल धरातल पर जाकर काफी सर्वेक्षणों के बाद, थियोरेटिकल काफी स्टडीज करने के बाद, भारत में महिलाओं की स्थिति का ऐतिहासिक और समकालीन जो स्थान था उसको समझने के बाद इन्होंने यह बनाने की कोशिश की। यह तो एक इनका आदर्श है जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं आगे। दूसरा, इस आदर्श को एक स्वरूप देने में, जो आपने शुरू में कहा था, एक वोकैबुलरी देने में,
तो यह जो एक वोकैबुलरी है, जो शब्दावली इन्होंने व्यवहार की, कि जब हम संविधान की भाषा का इस्तेमाल करेंगे अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखने के लिए, तब हम पहले ही एक सांवैधानिक नैतिकता की बात पब्लिक डिस्कोर्स में ला पाएंगे। तो यह लाने की भी इन्होंने कोशिश, और मुझे लगता है संविधान इसका प्रमाण है, बिल्कुल सक्सेसफुल कोशिश इन्होंने 1927 से 46 के 2 दशकों के बीच में की। और तीसरी जो बहुत बड़ी मेरे ख्याल से उपलब्धि थी इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, यह एक तरह की संवैधानिक राजनीतिक करने की जो कौशल है वह भी डेवलप कर पाई, कि एक बड़े पार्लियामेंट में 325 लोगों के दल के सामने अपनी बातों को कैसे रखना है और उन बातों को कैसे मनवा लेना है, इसके लिए कुछ राजनीतिक स्किल की आवश्यकता होती है, राजनीतिक कौशल की आवश्यकता होती है। वह भी इन्होंने 20 साल के इस राजनीतिक कुछ बार्गेनिंग होती है। मतलब आपने एक टर्म इस्तेमाल किया है, मैं फिर फाइनली आते वक्त मैं फिर से दोबारा उसको रिविजिट नहीं कर सका, शुरू से अंत तक जब आप पढ़ जाते हैं उसके बाद वापस जाकर तो आपको याद आ जाए कि संविधान का जो प्रक्रिया है उसमें बार्गेनिंग के बाद कुछ चीजें छोड़ करके, वो टर्म है एग्जैक्ट, मतलब एक खास किस्म का एग्रीमेंट होता है, वो बहुत सारी चीजें आपका जो आइडियल होता है उससे। हाँ, ये उदाहरण मैं अभी इमीडिएटली अगर दर्शक चाहें तो उदाहरण भी दे सकता हूँ, लेकिन बहुत सिंपल सा है कि यह थियोरेटिकली समझने की भी जरूरत है कि संविधान एक दिन में नहीं लिखा गया। संविधान सभा में जो बहसें चल रही थी वो 3 साल तक चली, तो 3 साल में हर दिन संविधान थोड़ा थोड़ा लिखा गया। तो जब थोड़ा सा संविधान लिखा गया तो वह डिटरमिन करने लगा कि आगे आने वाला संविधान कैसा होगा। इसको मैं कहता हूँ द डायलेक्टिक ऑफ द अनरिटन एंड द रिटन टेक्स्ट। तो जो अग्रीमेंट हमारा हो गया, अब उससे आप ज्यादा विचलित नहीं हो सकते, उससे ज्यादा भटक नहीं सकते। तो इसलिए संविधान बनाने की प्रक्रिया में क्या निर्णय पहले होने चाहिए जो बाद में होने वाले निर्णयों को बांध देंगे, इसके लिए एक रणनीति जो है इन महिलाओं ने बनाई थी। उसमें दुर्गाबाई देशमुख का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि वह स्टीयरिंग कमेटी और रूल्स कमेटी दोनों में थी। और जो थ्योरेटिकल बात आप कह रहे हैं वो पोस्ट कॉलोनियल सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट या सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसके आधार पे कुछ थ्योरेटिशियंस कहते हैं, लेकिन हाँ, एक तरह से बार्गेनिंग थी। और मैं इसको कहता हूँ कि इन्होंने जिस राजनीति के द्वारा ये संविधान सभा में आई, वह राजनीति कन्फ्रंटेशन की राजनीति नहीं थी, कि वह राजनीति थी कि कैसे हमारी बात वहां रखी जा सके। बिल्कुल। और उस बात को बल्कि मैं याद दिला दूं आप कि वहां बाबा साहब जब प्रस्तुत कर रहे हैं, पहला भाषण है उनका, तो वो कह रहे होते हैं कि हम कई इंटरेस्ट के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और उसमें और काफी आपस में कन्फ्रंटेशन वाले लोग इकट्ठे हुए हैं, उसमें से एक का नेता मैं भी हूँ। वो ये भी कहते हैं कि एक जो इंटरेस्ट ग्रुप है उसका एक नेता मैं भी हूँ, लेकिन आज से उसको हम लोग छोड़ करके और रिकॉन्सिलिएशन की पद्धति से चलेंगे। तो हमारी जो महिला सदस्य थी संविधान सभा की, इन्होंने इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था, और यह इस पूरे संविधान सभा का जो उनका इंटरवेंशन है उसको आप देखेंगे तो यह बड़ा एक अच्छा प्रमाण है कि महिलाएं कितनी अच्छी राजनीति कर सकती हैं या कितनी अच्छी कूटनीति कर सकती हैं। जैसे एक समिति में हैं और उन्हें कुछ बात वहां रखवानी है, और उन्हें मालूम है कि यह बात हमारे बजाय अगर मीनू मसानी रख देंगे तो शायद यह बात वो लोग जल्दी मान जाएंगे। तो सबको मनाने से अच्छा है मीनू मसानी को कन्विंस कर लिया जाए, और मीनू अगर हमारे दल में आ जाते हैं तो बात हो जाती है। कभी मालूम हुआ कि BR अम्बेडकर के मन में यह विचार चल रहा है, तो उनको अलग से कैसे समझाया जा सके, और उनके और हमारे बीच में जो कॉमन बातें हैं उनको अगर एक ढांचे के अंतर्गत रखा जाए तो अम्बेडकर हमारी ओर से वकालत करेंगे। तो ये बहुत ही एक अच्छा तरीका इन्होंने अपनाया था। और इसकी भी शुरुआत, जैसे आप पूछ रहे थे, तो इसकी भी शुरुआत वो उसी दशक में हो चुकी थी जैसे हिंदू कोड बिल पर जब चर्चा हो रही थी। हिंदू लॉ कमेटी के सदस्य BN राव थे उसके अध्यक्ष, तो उसमें रेणुका राय भी एक सदस्य थी, और बहुत तालमेल के साथ उन्होंने BN राव के साथ उसके पहले काम किया हुआ था। तो इस तरह से पुरुषों और स्त्रियों के बीच, उच्च जाति की महिलाओं और दलित महिलाओं के बीच, हिंदू महिलाएं और मुस्लिम महिलाएं ये कैसे एक साथ आ सकते हैं, ये सारे जो कोलैबोरेशंस थे इनके थ्रू संविधान सभा में इन्होंने अपनी मॉरल बातें रखी। ये 2-3 चैप्टर्स हमने इस पे रखे हैं।
और 2 चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसमें एक में मैं चौथा चैप्टर हमारी किताब का जो है, उसपे मैं संविधान सभा में ले जाता हूँ अपने पाठकों को, और संविधान सभा का जो पूरा ढांचा है, उसका जो आर्किटेक्चर है, उसका स्ट्रक्चर है, और संविधान के बनने में उसका क्या, उस आर्किटेक्चर का क्या योगदान है, यह समझने की कोशिश करता हूँ। जैसे यह भी हमारे दर्शकों के लिए बहुत उपयोगी होगा जानना कि संविधान बनने की प्रक्रिया सीधा ड्राफ्टिंग कमेटी में संविधान नहीं बना, या संविधान सभा के फ्लोर पे बहसों के थ्रू संविधान नहीं बना। संविधान सभा की कई छोटी बड़ी समितियां थी, समितियों के अंदर फिर उप समितियां थी, सब कमिटीज थी, और यह समितियां जो थी, यह किसी न किसी विशेष उद्देश्य से बनी हुई थी। जैसे माइनॉरिटी सब कमिटी, लेबर राइट्स की सब कमिटी, फंडामेंटल राइट्स की सब कमिटी, लैंग्वेज के लिए अलग सब कमिटी, फाइनेंस के लिए अलग सब कमिटी, इस तरह से कई समितियां वहां पर थी। कभी कभी परमानेंट समितियां थी, कुछ एडहॉक समितियां थी, और समितियों के रिकमेंडेशंस जो हैं वो एडवाइजरी कमेटी में जाते थे। एडवाइजरी कमेटी के बाद वो सारे रिकमेंडेशंस ड्राफ्टिंग कमेटी को दे दिए जाते थे, और तब ड्राफ्टिंग कमेटी इन समितियों के सुझावों के आधार पर उसने एक संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया, और वह बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। और वह जब ड्राफ्ट बनकर आया, उस ड्राफ्ट के एक एक आर्टिकल पर फिर संविधान सभा पर में बहस हुई, फ्लोर पर बहस हुई। वो जो फ्लोर पर बहस हुई, उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के नाम से जानते हैं। तो ज्यादातर इतिहासकार और राजनीतिविद जब हम संविधान का इतिहास देखने की कोशिश करते हैं, तो हम बस उसी संविधान सभा की बहस जो थी फ्लोर पर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, उसी पर केंद्रित हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसके पूर्व की बहुत सारी प्रक्रियाएं जो थी, जहां पर महिलाओं ने बड़ी भूमिका निभाई थी, उससे हम उसको हम नहीं देख पाते हैं। और उन कमिटियों में महिलाएं जो थीं, वो बहुत रणनीति के तहत थी, चूंकि मालूम था उन्हें कि बड़े से फ्लोर में बातें अपनी रख पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन छोटी समिति में अपनी बातें रख पाना आसान होगा। तो यह एक चैप्टर पूरा इसके ऊपर है, और उसके बाद एक चैप्टर है, मैं यहाँ फिर टोक दे रहा हूँ, थोड़ा और ऐड ऑन कर देता हूँ। आपने बताया इसमें कि कैसे सब कमिटियों में होने से जो आप कह रहे हैं, और दूसरा जब यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब चीजें जाती थी, या जब महिलाएं बोलती थी जो बैक बेंचर थी, तो वो वहां फिर कैसे हैकल भी की जाती थी। आगे और बात करेंगे, आज बात होती है तो ठीक है, आगे भी करेंगे कि किस प्रकार से कहा जाता था कि इसमें 15 महिलाएं हैं तो ये हो रहा है, यदि 250 होती तो क्या होता, ये सारी चीजें होती थी। तो ये फर्क है सब कमिटियों को, खास करके इस किताब का पावर है कि जो सब कमिटियों को रीड किया गया है, और कमिटियों के भीतर के सब कमिटियों का भी वहां महिलाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, उसका असर संविधान में देखने को मिलता है। सर कंटिन्यू करें। बिल्कुल, तो वो एक चैप्टर है, और उसके बाद 5वां जो चैप्टर है हमारा, वह बहुत वह संविधान के फंडामेंटल राइट्स वाला जो चैप्टर है, उसके तीसरे चैप्टर संविधान के बारे में, उसमें महिलाओं के जो कुछ प्रमुख मुद्दे हैं, जैसे समानता का अधिकार, आरक्षण पर उनके विचार क्या थे, राइट टू लिबर्टी क्या थी, प्रिवेंटिव डिटेंशन के आधार पर उसको कैसे समझा जाए, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनके बीच कैसे संबंध होने चाहिए, इन सारी बातों पर उनके जो विचार थे, उनके इंटरवेंशंस थे। उसमें भी बहुत नायाब बातें हैं, जैसे ये महिलाएं एक सामान्य रूप से कन्वेंशनल विजडम बन गया है कि भारतीय संविधान सभा की महिलाएं जो थी वो आरक्षण विरोधी थी। तो उन्होंने आरक्षण का विरोध किया था, लेकिन आरक्षण का एक स्पेशल जो स्वरूप था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में था, उसका विरोध किया था। लेकिन यह नहीं कहा था कि हमें अफर्मेटिव एक्शन की जरूरत नहीं है, यह नहीं कहा था कि हमारी जरूरतें जो हैं वो अलग नहीं हैं और उन जरूरतों के लिए कुछ अलग प्रावधानों की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं कहा था। तो वह भी बहुत गंभीरता से समझने की बात है। और एक चैप्टर जो छठा चैप्टर है मेरी पुस्तक का, मेरे विचार से वह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम संविधान की इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं, आप कोई भी अच्छी किताब ले लें, ग्रैनविल ऑस्टिन तक को भी मैं उसमें दोषी मानता हूँ, तो यह कहीं ना कहीं संविधान बनाने के समय जो पृष्ठभूमि थी भारत की, विभाजन हो रहा था, दंगे हो रहे थे और खून खराबा हो रहा था, मुसलमानों की संख्या संविधान सभा में ज्यादा थी, वो घट गई, कम हो गई, हिंदू कोड बिल पर एक डिबेट चल रहा था। तो बहुत सारी
बहुत बड़ा विस्थापन हो रहा था, रिफ्यूजी महिलाएं आ रही थी, जा रही थी, उनके साथ क्या हो रहा था। तो ये सारी पृष्ठभूमि जो है वह कैसे प्रभावित करती है संविधान के बनने को, यह समझने की कोशिश मैं छठे अध्याय में करता हूँ, और खास करके हिंदू कोड बिल और सेकुलरिज्म के रिलेशन को लेकर। और सातवां अध्याय जो है हमारी पुस्तक का, वह इन महिलाओं के संविधानोत्तर जीवन के बारे में है, यानी 1950 में संविधान के बन जाने के बाद इन महिलाओं का पब्लिक लाइफ कैसा था, उसके बाद इन्होंने क्या किया। तो उसमें मेरा आर्ग्यूमेंट बहुत सिंपल है, लेकिन कैसे नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए इसे, कि संविधान बनने के बाद इन महिलाओं ने अपने अपने तरीके से संविधान की व्याख्या करने की कोशिश की, और उस व्याख्या के दौरान उन्होंने संविधान से वो पर्टिकुलर शक्ति जो है जिससे समाज में सुधार लाया जा सके, उनको सक्रिय करने की कोशिश की। जैसे दुर्गाबाई ने प्लानिंग कमीशन में, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड में किया, हंसा मेहता ने शिक्षा के क्षेत्र में किया, राजकुमारी अमृत कौर ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया, रेणुका राय ने रिफ्यूजी रिहैबिलिटेशन के क्षेत्र में किया। तो इस तरह से यह बताना भी जरूरी है कि यह संविधान उन्होंने कोई स्लीप वॉकिंग करके नहीं बना दिया था, संविधान में बहुत रुचि के साथ गई थी, और संविधान बनने के बाद एक थम सी नहीं गई थी। ऐसा नहीं था कि संविधान बन गया और हमारा काम खत्म हो गया। और आखिरी अध्याय जो है उसमें मैंने एक बात, कभी गंभीरता से जब चर्चा हो या लंबी चर्चा हो सकती है, वहाँ मैं दाक्षायणी वेलायुधन और रेणुका राय और जगजीवन राम के बीच के डिबेट को लेकर थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। और यह मैं बता दूं कि यह डिबेट संविधान सभा, जो हमारी संविधान सभा है, जब वह संविधान बना रही थी उसमें नहीं हो रहा था, लेकिन यह उसी संविधान सभा में तब हो रहा था जब संविधान सभा एक विधायिका के तौर पर काम कर रही थी। इतिहासकारों की एक और चूक इसमें रह गई है कि जब वह संविधान निर्माण की बात करते हैं तो वह सिर्फ संविधान सभा को देखते हैं, वह यह भूल जाते हैं कि संविधान सभा आधे वक्त तक संविधान बनाती थी और अपने दूसरे सेशंस में वह एक पार्लियामेंट की तरह काम करती थी। तो उसमें बहुत सारे एक्ट्स पर विचार होता था, जैसे आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट पर होता था, लेबर फैक्ट्री एक्ट पर होता था, कई विश्वविद्यालयों के एक्ट्स पर होता था। तो वो एक्ट्स पर जब विचार यही लोग कर रहे थे, तो मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, हालांकि मैं ऐसे कहता हूँ कि मैं इस किताब में मैं लोगों को निमंत्रण कर रहा हूँ कि आप फिर से संविधान सभा को देखें। तो अगर अपने एक्सपर्टाइज होने का जो है, कई सारे उसके तोड़े हैं आपने, बाउंड्रीज तोड़े। आप अंग्रेजी पढ़ाते हैं और आप एक तरह से हिस्टोग्राफी कर रहे हैं, आप एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को भी समझा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की जो अथॉरिटी है। मैं बिल्कुल एक छात्र की तरह, स्टूडेंट की तरह कर रहा हूँ, लेकिन यह एक बड़ी बात थी जो मैं सोच रहा हूँ कि इसको कंप्लीट कर दूं, कि संविधान सभा एक तरफ तो कानून बना रही थी जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेजिस्लेटिव थी, जब वह विधायिका के तौर पर, संसद के तौर पर काम कर रही थी, और दूसरी तरफ वह संविधान बना रही थी, यानी उन कानूनों के आदर्श क्या होंगे उसका निर्धारण कर रही थी। तो यह दोनों को जब तक हम मिलाकर नहीं समझेंगे तब तक हम संविधान का भी अर्थ सही तरीके से नहीं लगा सकेंगे, और संविधान बनाने वालों की मंशा क्या थी यह भी नहीं समझ सकेंगे। तो मूल रूप से हमारी किताब जो है यही है। और इसके बाद बस इतना सा राइडर है कि जब मैंने यह शुरू किया था काम, तो मुझे लगता था कि संविधान में महिलाओं के रोल पर अधिक से अधिक, अभी तक वो फुटनोट पे थी, अधिक से अधिक इस पर एक आर्टिकल लिखा जा सकता है, एक छोटा मोटा 8,000-10,000 शब्दों का एक प्रबंध लिखा जा सकता है। लेकिन लिखने के क्रम में मैंने पाया, और जब रिसर्च करने के क्रम में मैंने पाया कि इस पर कई पुस्तकें लिखी जा सकती हैं, और मेरी पुस्तक जो है यह अभी भी बहुत सारे विषय हैं जिस पर मैं चर्चा तक नहीं कर पाया। जैसे भाषा का प्रश्न, इस पर मैंने कोई चर्चा नहीं की है, जबकि महिलाओं की बड़ी गहरी दिलचस्पी थी भारत की राष्ट्रभाषा या भारत की भाषा क्या हो। ये सच में कई सारे एपिसोड्स की जरूरत होगी। आज फिर भी कोशिश करते हैं, बहुत ही आज तो टच करेंगे सर बहुत सारी चीजें, फिर आपसे और समय लेंगे, या अलग अलग मुद्दों पे कभी कभी आप हमारे यहाँ एज ए गेस्ट आए तो और भी ये चीजें आती रहेंगी। लेकिन ऑथरशिप का जो प्रसंग है वो निश्चित तौर पे उसकी बड़ी भूमिका होती रही है, और महिलाओं की ऑथरशिप ने महिलाओं के उसमें चूंकि ऑथर का सोशल लोकेशन बहुत मायने रखता है, तो सोशल लोकेशन ने भी काम किया। और चूंकि सोशल लोकेशन उत्पीड़ित लोकेशन है,
जो उस वक्त माइनॉरिटी टर्म का जो इस्तेमाल होता था, जो आपने इसमें बखूबी ये किया है, वो माइनॉरिटी सोशली डिप्राइव्ड लोगों के लिए था, संख्या के स्तर पे नहीं, जो बाबा साहब भी कह रहे थे। तो वहां पे भी हम लोग आएंगे वोकेबलरी को लेकर, जैसे डिजेबिलिटीज का इस्तेमाल किया कर रही थी महिलाएं अपने लिए, उस पर आएंगे बाद में। मैं कह रहा था सोशल लोकेशन जिसके आधार पे वो माइनॉरिटी थी, या बाबा साहब भी माइनॉरिटी थे। हो सकता है कि डील विथ माइनॉरिटी प्रॉब्लम टू डील विथ डिजेबिलिटीज लोगों के अलग अलग, और वो टकराए भी हैं इसमें, तो अलग प्रसंग है। लेकिन एक पेज पे मैं इसको जरा आज ही बात कर लेना चाह रहा हूँ, अलग से एक पेज पे बाबा साहब, बाबूजी जगजीवन राम और ये महिलाएं उसमें से एक जगह पे दिखाई पड़ती हैं, वो है जो फंडामेंटल राइट का प्रसंग है, उसमें पूजा, ये सॉरी, धार्मिक प्रैक्टिस का अधिकार, धर्म का अधिकार, और वहां वो कहती हैं कि धार्मिक वर्शिप का अधिकार है। उसका असर आपने बाद में सबरीमाला जजमेंट का भी, वो जो नोट ऑफ डिसेंट है उसका अलग से जो जजमेंट है महिला जज का, उसको उससे भी किया है। तो इस प्रसंग को आप बताएं कि कैसे जो दो माइनॉरिटी है लेकिन निश्चित तौर पे डिप्राइव्ड है, यहाँ तो एक मैक्सिमम सिमिलैरिटी है महिलाओं में और बाबा साहब की जो पृष्ठभूमि है दोनों ऑथर्स के, और बल्कि बाबूजी में, और वो एक साथ खड़े होते हैं राइट टू प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन को नकारने को लेकर के, हालांकि वो हार जाते हैं, नोट ऑफ डिसेंट लिखते हैं। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसको इस पे मैं कुछ बोलूं उसके पहले ये बता देना मैं चाहता हूं कि जब भी हम संविधान सभा या संविधान की चर्चा करते हैं, हमारे संविधान में इतनी ही बातें हैं कि उस पर बहुत लंबा डिस्कशन हो सकता है, लेकिन जब हम धर्म की बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि हम सिर्फ धर्म की बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब लोग यूसीसी की बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड पर संविधान सभा के किसी एक व्यक्ति का विचार तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक आप उस व्यक्ति का संविधान के आर्टिकल 23 पर क्या विचार था यह जानते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर उस व्यक्ति का क्या कहना था यह जब तक आप नहीं जानते हैं। यानी आपको धर्म को लेकर संविधान सभा में जितनी बातें कही गई थी, जिसको हम डिस्कोर्स कहते हैं, यूनिटी की बात करते हैं, तो एक कॉन्सेप्चुअल यूनिटी आपको ढूंढनी पड़ेगी। तो यहाँ बाबा साहब अंबेडकर और इन महिलाओं दोनों में एक बात बिल्कुल समान रूप से थी कि उनको लगता था कि भारतीय समाज में धर्म का जुरिस्डिक्शन काफी प्रभावशाली और काफी विस्तृत है और इसे छोटा करने की आवश्यकता है, इसको लिमिटेड करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस देश में तो फिर संविधान चलेगा कैसे? अगर धर्म ही हर बात का निर्धारण कर देगा तो फिर संविधान जैसी जो आधुनिक एक शासन की पद्धति है वह शायद कोई काम की नहीं है। और धर्म के साथ उनका दूसरा जो आर्गुमेंट था वह यह था कि धर्म और रैशनैलिटी में संबंध बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो हमारे आधार जो होने चाहिए निर्णय लेने के लिए वो आधार रैशनल होने चाहिए, धार्मिक नहीं होने चाहिए। तो किसी भी चीज का उद्देश्य वह उसके पीछे एक रैशनल, एक तार्किक वजह होनी चाहिए। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैं सबरीमाला का उदाहरण नहीं लेकर इसी पुस्तक के अंदर से अडॉप्शन के बारे में, जब हम बच्चे को गोद लेते हैं तो हिंदू शास्त्रों के अनुसार सिर्फ पुत्र को गोद लिया जा सकता है, पुत्री को गोद नहीं लिया जा सकता है। और यह हिंदू कोड बिल में जब अंबेडकर आए तो उन्होंने भी इस चीज को टच नहीं किया। पहला जो उन्होंने ड्राफ्ट रखा था हिंदू कोड बिल का, इसके साथ उन्होंने छेड़छाड़ नहीं की, उन्होंने कहा ऐसा ही रहने दो। लेकिन इस पे एक चर्चा होती है जब हंसा मेहता वहां खड़ी होकर कहती है कि आप तो यह ऐसे कर रहे हैं, यह तो धार्मिक वजह से ऐसा है कि पुत्र ही चूंकि पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है, पुत्र ही उनके सारे मतलब मृत्यु का भी अधिकार, उनके पुण्य का भी जो यह है, उनके अंतिम संस्कार भी पुत्र ही कर सकता है। इन वजहों से पुत्र को गोद लेना शास्त्र में अनिवार्य बनाया हुआ है, पुत्री को नहीं रखा। लेकिन रैशनली जब हम कह रहे हैं कि लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं है तो फिर यह नहीं होना चाहिए। यानी धर्म को आप इसमें छोटा करें या धर्म के आधार पर यह निर्णय नहीं। और यह पुरानी बात है, जब हम बाल विवाह के विरोध में बातें करते हैं तो आप ध्यान में रखेंगे कि जो शारदा एक्ट आया था 1928 में या 29 में, शारदा एक्ट के पीछे भी आर्गुमेंट यही था कि लड़कियां कितनी उम्र होगी जब वो बायोलॉजिकली सक्षम होंगी विवाह और मातृत्व के लिए।
इसमें धर्म का कुछ कहना धरना नहीं है। यह बिल्कुल एक वैज्ञानिक सत्य है, या वैज्ञानिक सत्य के आधार पर यह निर्णय लिया जाना चाहिए। तो जब आर्टिकल 23 या जो बहस हो रही थी, जो फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन की बात थी, तो B.R. अम्बेडकर और हमारी महिला सदस्यों दोनों को लगता था कि अगर हम फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन को फंडामेंटल राइट बना देंगे, तो बहुत सारी ऐसी जो रिफॉर्म की बातें हैं, जो रैशनल चीज़ों को हम धीरे धीरे लाकर धर्म को हटा रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, वो फिर से बंद हो जाएंगे, या पीछे जाने वाला एक कदम। क्योंकि प्रैक्टिस तो एक असीम सा विषय है, कुछ भी होगा वो धर्म के प्रैक्टिस का अधिकार बन जाएगा। तो हमने जो इतनी सारी चीजें की, विधवा विवाह को शुरू कराया, बाल विवाह को रोका, पर्दा प्रथा को कम किया, सती प्रथा बंद हुई, ऐसे कितनी ही धार्मिक प्रथाएं थी जिनको हम तभी रोक पाए क्योंकि उनको इस तरह का कोई लीगल संरक्षण प्राप्त नहीं था। लेकिन अगर हम फंडामेंटल राइट टू प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन ही कर देंगे तो उसको तो संविधान का संरक्षण मिल जाएगा, यह एक चिंता थी। और इस वजह से इन लोगों ने एक नोट ऑफ डिसेंट लिखा था। मजे की बात यह है कि यह नोट ऑफ डिसेंट संविधान सभा की वह जो कमिटी थी, एडवाइजरी कमिटी, उसमें इसको मान लिया गया था। और पहला जो ड्राफ्ट था फंडामेंटल राइट्स का, फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी का, उसमें राइट टू प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन वह फंडामेंटल राइट नहीं माना गया था। लेकिन दोबारा जब यह माइनॉरिटी कमेटी में गया तो उसने इसको दोबारा डाल दिया और फाइनली एडवाइजरी कमेटी में पास हुआ। जी, तो ये हुआ। और निश्चित तौर पे इसका जो असर था वो ये रहा कि देवराला कांड में भी 87 में जो आर्गुमेंट आया, तो महिलाओं को डर यही था कि यदि आप ये एब्सोल्यूट राइट दे देंगे तो फिर कोई भी जो सामाजिक सुधार के काम है, क्योंकि भारत में जो जिस तरह का एकदम सामाजिक व्यवहार, सांस्कृतिक व्यवहार और धार्मिक व्यवहार सबका एकदम गुत्थम गुत्था है, उसको बाहर करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन महिलाएं यहाँ हार नहीं मानती हैं। और यहाँ जब चीजें नहीं, माइनॉरिटी कमेटी में जब वो उसको रिजेक्ट कर दिया और फाइनली एब्सोल्यूट धर्म जैसा ही प्रैक्टिस का अधिकार मिल गया, तो नीति निदेशक तत्व में एक क्लाउज डलवाया कि आप इस तरह के कुरीतियों का स्टेट जो है वो उसके उन्मूलन के लिए काम कर सकता है। सर, ऐसा है? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा आपने। और इसमें या तो कहा ही, और दूसरा यह इन्होंने किया, ये मैं पुस्तक में शायद बहुत एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा हूँ, लेकिन यह मेरा ऐसा विश्वास है या मेरी ऐसी समझ है कि महिलाएं नीति निदेशक तत्व के फेवर में नहीं थी। और उनको बिकॉज ये आप देखेंगे तो ये अंबेडकर और महिलाओं के बीच में जो अंतर है उसमें एक अंतर यह भी है, क्योंकि हमारी महिला सदस्यों को लगता था कि एक ऐसा अधिकार जिसको लागू नहीं किया जा सके वह अधिकार कैसा, एक ऐसा कानून जिसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं, वह कानून बनाने का कोई मतलब जो जुडिशियस ना हो, जो जुडिशियस या जुडिशियबल नहीं हो, जस्टिफिएबल नहीं हो, बिल्कुल। हाँ, जुडिशियस, सॉरी शब्द गलत इस्तेमाल, जुडिशियबल नो प्रॉब्लम। तो उसको जिसको हम जैसे जिसको हम कोर्ट में नहीं ले जा सकते, इसको चुनौती नहीं दे सकते। और इसका मैं आपको कई उदाहरण इसके मिल सकते हैं। जैसे मैंने एक पुस्तक एपिग्राफ में दुर्गाबाई का एक छोटा सा स्टेटमेंट रखा है, जो दुर्गाबाई कहती हैं कि देयर इज नो जस्टिस विदाउट कोड। तो जो इम्प्लीमेंटेबल कोड नहीं है तो जस्टिस नहीं हो सकता है। कस्टम्स के आधार पर, बातचीत के आधार पर जस्टिस नहीं हो सकता। अगर हमें जस्टिस चाहिए तो हमें बाद में नीति निदेशक तत्वों का इस्तेमाल होता है और मैं आ रहा हूँ इस पे। और इसी तरह की बात जब हंसा मेहता यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के निर्माण में जब संयुक्त राष्ट्र संघ में थी, कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स में, वहां पर भी उन्होंने ऐसी ही चर्चा की थी कि आप जब ये ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन कर रहे हैं तो हमें धीरे धीरे एक ऐसे मैकेनिज्म को भी बनाने की जरूरत है जो इन ह्यूमन राइट्स को लागू करा सके। सिर्फ बनाकर एक आदर्श वाक्य की तरह अंकित कर देने से काम नहीं चलेगा। तो इसी संदर्भ में जब इनकी कई बातों पर हार हो जाती है समितियों में, तो इन्होंने नोट ऑफ डिसेंट में एक छोटा सा अंश लिखा, और वो कहती हैं कि तब ऐसा निश्चित किया जाए कि यद्यपि यह नीति निदेशक तत्व इन्फोर्सेबल नहीं होंगे तो भी इनको नॉनदलेस फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री माना जाए।
बिल्कुल। और वह जो बात थी वह हमारे संविधान का आर्टिकल 37 बन जाता है, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार नीति निर्देशक तत्वों को फंडामेंटल राइट्स के साथ और फंडामेंटल राइट्स को नीति निर्देशक तत्वों के साथ पढ़ने की शुरुआत की, और यह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बन जाता है। तो आज अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व पूरा कागज नहीं है तो उसकी एक बड़ी वजह इनका कंट्रीब्यूशन है, और यहीं पर फिर बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की आ जाती है, जो कि मूल इस पे बात करते हैं हम, क्योंकि आज अब हमारे पास आने वाला 15 मिनट और समय है, लेकिन आज यूसीसी पे भी बात करेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, आज तो इस पे करेंगे जरूर आज की बातचीत में। उसके बाद तो यूसीसी अपने आप में भी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड टर्म का प्रयोग, वोकैबुलरी पे हमेशा ध्यान देने की चीज है कि वो क्या हुआ करता रहा है, उस पे महिलाओं का खास करके एक उसमें जोर भी है। और जो ऑथरशिप का अपना एक जो इंटरवेंशन है टेक्स्ट के साथ, वो समझने के लिए इस बात को भी समझ, जैसे महिलाएं कई बार इनको टोका गया है, यूएन में भी टोका गया कि आप बार बार महिला और मतलब मेन एंड वीमेन जरूर ये करो। अभी तो बहुत चीजें सामान्य लगती हैं, किताब को पढ़ने की जो खूबसूरती है, मजा पाठकों को तभी आएगा जब आप इतिहास में जाएंगे, जब आप अपने आप को उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के डिबेट में लोकेट कर लेंगे, या कमिटियों में बैठे हुए अपने को देखेंगे, उस दौर के हलचल के में देखेंगे, तब जाकर के खास करके आनंद आएगा। चुटकुले की तरह भी कुछ चीजें लगेंगी। तो वो जो है महिलाएं जब लगातार प्रयास करती हैं, ये अलग अलग, चाहे वो हंसा मेहता भी हो सकती हैं, वो दुर्गा बाई भी हो सकती हैं, रेणुका रे भी हो सकती हैं, तो ये सब बार बार इनका जोर होता है कि जहां भी कानून में जो टर्म आए वो मेन एंड वीमेन जरूर हो, यानी इक्वालिटी इनका मुख्य फोकस था। आज ये बड़ा सामान्य लग सकता है, लेकिन इक्वालिटी के लिए भी पैट्रियार्की तैयार नहीं थी। इस पर भी एक उन पर टिप्पणी भी होती है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, बल्कि इसको लेकर एक हॉस्टिलिटी आजकल मार्कंडे काटजो के दादाजी हुआ करते थे, कैलाशनाथ काटजो, तो उनकी भी कुछ टिप्पणियां, वो आप जब जाएंगे तो आपको, जब मेरे चेहरे पे जो आनंद आप इस किताब का देख रहे होंगे, वो आनंद आपको भी आ सकता है यदि आप अपने को वहां जाकर लोकेट करें। तो सर ये जो आप थोड़ा सा आप अपनी ओर से बताएं कि वो क्या, किस तरह से वो प्रेशर होता था महिलाओं की ओर से। तो बताया ही, तो एक आप देखेंगे मेरी पुस्तक का जो सबटाइटल है वो है जेंडर पॉलिटिक्स ऑफ द मेकिंग ऑफ द रिपब्लिक। जी, तो मैं इसको जेंडर पॉलिटिक्स इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि देखिए हमारे समाज में जब एक बड़ा सा दल बैठा हो और उसमें 300 पुरुष बैठे हो और उसमें से अचानक 4-5 महिलाएं आ जाएं, तो वह अभी भी, मतलब यह 70-75 साल बाद भी, आज भी जब महुआ मोइत्रो बोलती हैं तो उनकी बातों को लोग, जो भी उस पर रिस्पॉन्स होता है उसमें एक रिस्पॉन्स ये होता है कि एक महिला बोल रही है। उतनी ही जोर शोर से अगर कोई पुरुष बोले तो बड़ा सामान्य लगता है, लेकिन उसी जोशो खरोश से जब एक महिला बोलती हैं, अपने आप को असर्ट करके बोलने की कोशिश करती हैं, तो प्रभाव अलग होता है। तो यह जेंडर पॉलिटिक्स के बहुत सारे आयाम हैं, लेकिन यह एकदम सामान्य सा परफॉर्मेटिव आयाम है कि जब 300 लोगों के बीच में से 10 महिलाएं बहुत अलग तरह की बातें रख रही हैं। एक तो महिलाएं हैं, तो उनका वहां होना ही अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक, बड़ा रेडिकल एक स्टेप हो गया। वही एक स्टेटमेंट हो गया कि भाई तुम लोग हो और देखो हम भी हैं, वह एक स्टेटमेंट है। दूसरा वह है कि उसका एक प्रभाव उस पूरे एम्बियंस पे पड़ा कि जब हम कुछ बोल रहे हैं पब्लिक में तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमारे बीच 10 महिलाएं भी बैठी हुई हैं। इसका प्रभाव पुरुषों पर भी पड़ता है, और उसके बावजूद अगर कोई पुरुष किसी चीज का बहुत जोर से विरोध करता है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी रेडिकल बातें उन्होंने कही होंगी। आपने काटजू साहब का एग्जाम्पल दिया, रोहिणी मिश्र, रोहिणी नाम, सेकंड नेम मुझे याद नहीं आ रहा है उनका, बहुत लगातार बहस करते थे, छेड़ते रहते थे, अक्सर कहा करते थे कि अब तो पुरुषों को महिलाओं से रक्षा की आवश्यकता पड़ गई है, ऐसी स्थिति आ गई है। कई ऐसी कई ऐसे विचार थे जहाँ पे लोग यह कह रहे थे कि अब भारत का समाज टूटने वाला है, संस्कृति का पूरा विनाश हो जाने वाला है, जिस तरह की बातें ये महिलाएं यहाँ पे ला रही हैं। जब महिलाओं को संपत्ति देने के अधिकार की चर्चा हुई तो उस पर कई बातें हुई कि महिलाएं तो इतनी ही बेकार हैं कि वो अपनी संपत्ति की रक्षा ही नहीं कर सकती, निरक्षर हैं, तो उस पर भी कई चर्चा हुई। तो ये एक सामान्य रूप से वहां पर सस्पिशन था
कि महिलाएं आखिर करेंगी तो क्या करेंगी, और उसमें अपनी बातें कहवाना इनके लिए एक बड़ा चैलेंज था। एक उदाहरण है, जवाहरलाल नेहरू ने रेणुका राय से करीब 1 महीने तक बातचीत बंद कर दी थी। संपत्ति के अधिकार पर जब बहस हो रही थी और उसमें कॉम्पेंसेशन राइट्स, कॉम्पेंसेशन को लेकर रेणुका राय ने नेहरू से अलग एक पोजीशन लिया था, तो नेहरू बड़े दुखी हो गए थे कि मेरी बात नहीं मानकर यह अपनी बात कैसे करें। तो चूंकि महिलाओं से खास तरह की अपेक्षा भी होती है पुरुषों को, खास करके बुजुर्गों को, वरिष्ठ जो पुरुष होते हैं उनको, कि ये लड़कियां या ये महिलाएं, ये युवतियां हमसे हटकर हमसे अलग बातें कैसे कर देंगी। कमला देवी चट्टोपाध्याय संविधान सभा की सदस्य नहीं बन पाई थी। उसकी भी वजह थी कि जयप्रकाश नारायण ने मना कर दिया था, जो कि सोशलिस्ट पार्टी के लीडर थे। तो कमला देवी ने 2-4 बातें कही थी, तो उस पे नेहरू काफी उनसे उचट गए थे कि ये तो हर समय महिलाओं के लिए स्पेशल बातें कहती रहती हैं, महिलाओं को कमजोर दिखाती हैं। तो ये एक जेंडरिंग जो हमारे समाज की बातचीत की है, विमर्श की है, वो वहां पर थी, और उसको कन्फ्रंट करके ही वहां पर महिलाएं अपनी बातें कह पाई थी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जानने की है। ये सामान्य बात नहीं थी। आज 70-75 साल बाद हमें लग सकता है सामान्य बात, लेकिन छोटी छोटी चीजों का बड़ा महत्व होता था, क्योंकि धर्म और कानून इस तरह से घालमेल रहा है। उस वक्त, उसी समय ऑर्गेनाइजर में मनुस्मृति के पक्ष में चीजें लिखी जा रही थी, तो इतना सारा घालमेल है कि वो महिलाओं को किसी भी प्रसंग में बराबर इक्वालिटी का कानून के कोडिंग में कई अधिकार नहीं रहे। तो नहीं, ऐसा ही नहीं, महिलाओं के विरुद्ध महिलाओं को ही खड़ा कर दिया गया था। बिल्कुल। जो वैसी महिलाएं जो कि संस्कृति के नाम पर बहुत सारे अन्यायों को सहने के लिए तैयार हैं, वैसी महिलाओं की भी एक फौज तैयार कर दी गई थी जो पब्लिक डिस्कोर्स में थी और इनका विरोध कर रही थी। तो ये जेंडर पॉलिटिक्स, खासकर हिंदू कोड बिल को लेकर के, हिंदू कोड बिल को लेकर दिया है हिंदू महासभा के एक महिला का, पुणे से। बिल्कुल, जानकीबाई जोशी ने लिखा था, वो अखिल भारतीय हिंदू महिला महासभा की उस समय प्रेसिडेंट हुआ करती थी। तो यह एक जेंडर पॉलिटिक्स की बात थी। और दूसरी बात जो आप जानना चाह रहे थे, शायद आपने कहा कि ये वोकैबुलरी वाली बात, तो वोकैबुलरी में जैसे वर्ड जो था, वो मैंने देखा कि सेक्स, जब भी एक संविधान का कोई आर्टिकल आता है तो संविधान में 2 तरह के आर्टिकल्स हैं। तो एक आर्टिकल्स हैं जिसको हम लोग कहते हैं, वो कैथरीन मैकिनॉन कहती हैं कि संविधान जो है वह इज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रिवेंशन, मतलब कहती हैं कि ये संविधान बहुत सारी चीजें मना करता है, ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, ऐसे करके। और बहुत सारी जगहों पर संविधान की भाषा होती है वो अफर्मेटिव होती है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो ये जो नहीं हो सकता है, उसमें एक बड़ा मामला है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। किस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है? तो धर्म के नाम पर नहीं हो सकता है, जाति के नाम पर नहीं हो सकता है, क्षेत्र के नाम पर नहीं हो सकता है, भाषा के नाम पर नहीं हो सकता है, और सेक्स के नाम पर नहीं हो सकता है। हर वो अवसर जहां पर सेक्स वर्ड को इस लिस्ट में डालने की आवश्यकता थी, आप विश्वास नहीं करेंगे, हर उस अवसर पर संविधान सभा में महिलाओं को विरोध का सामना करना पड़ा। और हर बार इन्होंने कहा कि नहीं, आपको सेक्स को यहाँ पे डालना पड़ेगा। और आज यही जो शब्द है सेक्स, इसका अर्थ इतना विस्तृत हो गया है भारतीय कानून में, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, कि आज थर्ड जेंडर के भी लोग उसमें हैं, उनके लिए भी वो के भी लोग उसमें हैं, ये ट्रांससेक्सुअल आइडेंटिटी पुरुषों के लिए भी हो गया, पुरुषों के लिए भी हो गया जब वह सेक्स हो गया। यानी कि आप एक सिद्धांत, ये ऐसा नहीं है कि ये कह रही हैं कि महिलाओं के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, वो कह रहे हैं कि सेक्सुअलिटी के आधार पर या जेंडर के आधार पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के स्कोप फिर भी छोड़े गए, और अलग वो भी प्रसंग है, अब काफी बात हो सकती है। अब थोड़ा सा समय है, इसलिए हम लोग यूसीसी पे बात करेंगे। और यूसीसी फिर वही बात कि वो कॉमन, हाँ, एक बात और छूटती जा रही है उस पर थोड़ा सा, कि वो जो टर्म का इस्तेमाल होता था डिसेबिलिटीज, मैंने कहा भी ऐसे माइनॉरिटी को लेकर कि जिसपे वो सोशली, लेकिन महिलाएं खास करके अपने प्रसंग में वो डिसेबिलिटीज शब्द का उस समय इस्तेमाल करती थी। बिल्कुल, ये एक ऐसा नहीं कि महिलाएं ही करती थी। डिसेबिलिटी शब्द उस समय के अंतरराष्ट्रीय महिला आंदोलन का एक हिस्सा, और वह शब्द लीगल डिसेबिलिटी कहते थे। तो ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस है वो, जी,
सर ये बड़ी अच्छी आपने अंतर्राष्ट्रीय ये तो मैं यहाँ बताते चलूं लोगों को कि इस किताब को आप पढ़ेंगे तो आप समझ में आएगा कि जो अभी ऐसा लगता है कि फेमिनिज्म ने ताजा फेमिनिज्म का डिस्कोर्स है। ये महिलाएं जो आई हैं संविधान सभा में, बाज़ाब्ता डिवीजन ऑफ लेबर, डोमेस्टिक लेबर को वो पेड लेबर बनाने को लेकर के, जो डोमेस्टिक कार्य है, जो महिलाओं का घरेलू कार्य है, उसको पेड, उसके आधार पे कई बार जो रेम्युनरेशन तय हो। जगजीवन राम जी उस समय श्रम मंत्री थे, उसको लेकर के तो बहुत कुछ आप पाएंगे एक बातचीत में। अभी चूंकि हम लोग को अभी 10 मिनट में यूसीसी वाले प्रसंग पे भी बात करनी है, और अभी काफी छिड़ा ये मुद्दा भी है, प्राइम मिनिस्टर ने भी अभी इसको ये किया है। तो वो कॉमन सिविल कोड के टर्म में होता था, वहां क्या महिलाओं का स्टैंड था, बाबा साहब का भी स्टैंड सेम था जी। तो ये बहुत सिंपल 2 बातें हैं, मैं चूंकि समय कम है तो आज बस संक्षेप में कहना चाहता हूँ। सबसे पहला कि इनका शब्द यूनिफॉर्म नहीं था, इनका शब्द था कॉमन सिविल कोड, और वह सिंपल सा था कि हमें रिलीजन का जुरिस्डिक्शन कम करना है, एक रैशनल सिविल कोड होना चाहिए जो हमारे जीवन के, ये आप जानते हैं बहुत बाद में जब सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म आता है तो पर्सनल इज पॉलिटिकल का स्लोगन आता है, लेकिन ये हमारी महिलाएं जानती थी कि पर्सनल इज ऑलवेज पॉलिटिकल। तो पर्सनल लॉ बोलकर कोई लॉ हो ही नहीं सकता जब तक कि उसका राजनीतिकरण नहीं होगा, और वो हमारा जो जीवन है उसमें विवाह कब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, किस उम्र में होना चाहिए, लड़कियों के लिए क्या उम्र होनी चाहिए, ये सारी चीजें, प्रॉपर्टी, उसका उत्तराधिकार, ये सारी बातें जो थी ये सब पर्सनल लॉज में थी। तो महिलाएं इसका बिल्कुल एक रैशनल लॉ चाहती थी, और हालांकि वो यूज करती थी, कभी कभी ये लोग कहेंगे कि उन्होंने एक जगह व्यवहार किया है कि इसकी एक यूनिफॉर्मिटी होने से देश की एकता आएगी। मैं आर्ग्यू करना चाहता हूं कि वह उनका सेकेंडरी पक्ष था, लेकिन उनको मालूम था कि ऐसे इस भाषा में कहने से हमारी बात को ज्यादा सुना जाएगा। जब हमारे पास कोई डिमांड होता है तो हम सोचते हैं कि इस डिमांड को किस भाषा में रखा जाएगा, तो वह एक था। लेकिन इनका पूरा इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो इनका पूरा इतिहास यह था कि एक सिविल कोड हो, और वह सिविल कोड ऑप्शनल, और ऑप्शनल हो मतलब जैसे हमारा स्पेशल मैरिज नागरिकों को छोड़ दिया जाए, उसे ऑप्ट करने के, छोड़ दिया जाए कि आप इसको ऑप्ट करेंगे या अपने धर्म वाले ही कानून से चलेंगे, और यह सिविल कोड बनाया जाए देश के जितने भी एग्जिस्टिंग कोड्स हैं उसमें से जो बेहतरीन चीजें हैं, उसमें से जो मोस्ट प्रोग्रेसिव चीजें हैं, जो मोस्ट रैशनल चीजें हैं, सबसे ली जाएं, और वो चाहे दक्षिण भारत से हो, उत्तर भारत से हो, वह इस ट्रेडिशन से हो या उस ट्रेडिशन से हो, वह हिंदू धर्म से हो, दलित समुदायों से हो, जहां से भी हो, उनकी अच्छी चीजें ली जाए। मैं उदाहरण देता हूं कि हंसा मेहता 1928 में आर्ग्यू कर रही थी कि डिवोर्स का अधिकार जो है, जो वह हमारे यहाँ की जो गैर ब्राह्मण निम्न जाति लोअर कास्ट हैं उनमें डिवोर्स का अधिकार है, तो हम क्यों नहीं ले सकते। ये बिल्कुल उल्टा है। ये संस्कृताइजेशन का जो एम एन श्रीनिवास का सिद्धांत है कि नीचे की जातियां ऊपरी जातियों का अनुकरण करती हैं, यहाँ पर ये बिल्कुल उल्टा कर रही हैं कि अगर महिलाएं ज्यादा आजाद हैं, उनको ज्यादा सुविधाएं वहां मिली हुई हैं, तो हम वहां से भी सीखेंगे। तो ये पहला था कि इसको कॉमन होना चाहिए, यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म तो हुआ कि हमने और आपने दोनों ने तय कर दिया कि उसमें उनकी एक स्ट्रेटजी भी थी शायद कि बनाकर आप रखिए, नागरिकों पर छोड़िए, उसको धीरे धीरे वो ये करें, ताकि उनका ये था कि 10 सालों में, 20 सालों में, 25 सालों में उनको अपने जनरेशन पे, आगे आने वाले जनरेशन पे यकीन था जो संविधान दे रही थी। बना के रखने वाले में 2 चीजें थी, एक तो था कि हमें बनाना चाहिए और रैशनली बनाना चाहिए, और दूसरा था कि हम एक बार जो सबसे बड़ी कम्युनिटी है यानी हिंदू कम्युनिटी, उसके साथ यह एक्सपेरिमेंट करके देखें कि अगर उसके कानूनों को हम यूनिफॉर्म बनाएं, उसको कोडिफाई करें, उसमें रैशनल चीजें लाएं। जैसे आपने देखा हिंदू कोड बिल में महिलाओं का हर इंटरवेंशन था कि इसको वैज्ञानिक तौर पे बनाना चाहिए, न कि धर्म के आधार पर बनाना चाहिए। और तीसरी बात जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जुड़ी हुई है कि जब भारत की जनता सफिशिएंटली सेकुलराइज्ड हो जाएगी, यानी भारत में जब शिक्षा का स्तर उस लेवल पर पहुंच जाएगा, जब भारत के लोगों का विवेक और राजनीतिक विवेक, सामाजिक विवेक वह धर्म के द्वारा उतना गाइडेड नहीं होगा, धर्म मतलब डिनोमिनेशनल धर्म, और जब वो वैज्ञानिक सोच वाले हो जाएंगे, तब स्वयं ही इस देश की ज्यादा बड़ी संख्या वह उस कॉमन सिविल कोड को फॉलो करना शुरू करेगी। तो उनकी 2 स्ट्रैटेजीज थी, एक तो था कि सेकुलर कानून बने,
और दूसरा था सेकुलराइज्ड एजुकेशन, एजुकेशन के थ्रू सेकुलराइजेशन हो और वह कॉमन हो, ताकि हर को लगे कि हमारी अच्छी चीजें भी ली गई हैं, किसी एक का लाभ नहीं दिया जाए, इम्पोज नहीं किया जाए। यह विचार उनके थे। भारत जैसे देश में जहां विविधता है इतनी, वहां यूनिफॉर्म जैसा शब्द ही अपने आप में, और यूनिफॉर्मिटी की बात ही करना, एक कॉमन सिविल कोड की बात कर रही थी, जिसमें तमाम जगहों से, तमाम संस्कृतियों से, तमाम समाजों से जो अच्छे कानून हैं उसको एक साथ ला करके, और उसमें बड़ा वो बल्कि टर्म है कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, हर सिटीजन के ऊपर वो छोड़ दिया जाए कि उसको करना क्या है, वो उस पर डिपेंड करेगा। हालांकि ये थोड़ा ज्यादा रेडिकल था वो चीजें, लेकिन एक उनका एक स्ट्रेटजी थी जो बाद में, उसमें कहीं भी जो कॉमनल एजेंडा है आरएसएस बीजेपी का वो दिखाई नहीं पड़ता है। बिल्कुल नहीं था। और ये जो महिलाएं थी एक्चुअली जो हिंदू कोड बिल में जुड़ी हुई थी, हंसा मेहता, रेणुका राय, किट्टी शिवा राव, BN राव की सिस्टर इन लॉ थी, ये सारी महिलाएं ऐसी थीं कि जिनके विरोध में हिंदू महासभा पिछले कई सालों से आंदोलन कर रही थी। इनका ये प्रश्न ही नहीं उठता है कि ये कोई आरएसएस या एक ये सेकुलरिज्म था जो कह रहा था कि धर्म का प्रैक्टिस जो है एब्सोल्यूट प्रैक्टिस का राइट ना दिया जाए। इसको मैं ऐसे, हम लोग ऐसे इन टर्म में समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं फेल हुआ गया। ऐसा भी हो सकता है कि हमें लगा था कि एक स्टेट अलग हुआ है धर्म के नाम पे, और हमारे यहाँ जो लोग रहे हैं उन्हें थोड़े संरक्षण की जरूरत है, मुसलमानों की बात मैं कर रहा हूँ। इस लिहाज से सेकुलरिज्म के पक्ष में थोड़ा सा जो संविधान सभा थी और बाद में जो कानून जो सरकार चली वो थोड़ा कॉमनल हो गई, यानी जो अपीजमेंट की बात करते हैं वो खुद को हिंदू मान बैठी, इसके कारण आगे चलकर हुआ। और उसमें एक संरक्षण का भाव था, सेकुलरिज्म ही सेंटर पॉइंट था। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक राय बनाने का काम जिन सरकारों को करना था वो कर नहीं पाए, जिस कारण से भी चीजें हो रही हैं। तो आप जब संविधान सभा के डिबेट्स को देखेंगे, उस दौर की राजनीति को देखेंगे, संवैधानिक राजनीति को देखेंगे, समझेंगे, तो बहुत कुछ आज की राजनीति को भी समझने, देखने और बदलने के सूत्र मिल सकते हैं। आज की राजनीति के विकल्प के सूत्र मिल सकते हैं। इस किताब को जरूर पढ़ें। आज हमने किताब पर ही फोकस्ड बात रखी है, इसमें कुछ मुद्दे हैं जिस पर भी कभी एक एपिसोड में हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस का पब्लिकेशन है। मैं फिर से किताब, चूंकि किताब का वो के अक्षर नहीं दिख रहे होंगे वहां, फाउंडिंग मदर्स ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, जेंडर पॉलिटिक्स ऑफ द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हिस्टोग्राफी के प्रसंग में और सारी बातें इन्होंने की इस किताब में। फेमिनिस्टों से एंगेज भी हुए हैं, खास करके वो जो टुवर्ड्स इक्वलिटी रिपोर्ट है 74-75 का, उस प्रसंग में भी बात करते हैं कि चीजें सब कुछ वहां से ही शुरू नहीं हुई थी, और पीछे जाकर के जो मैंने शुरू में भी कहा कि जो फेमिनिज्म के कोर टर्म है अभी के, ऐसा लगता है वो उस वक्त डिस्कस कर रही थी जो हमारी फाउंडिंग मदर्स हैं। यहाँ मदर भी, किसी को मदर्स पे ऐतराज हो सकता है, लेकिन मदर्स इसलिए है वो क्योंकि फादर्स के टर्म में समझा जाता रहा है नेशन बिल्डिंग, रिपब्लिक बिल्डिंग, डेमोक्रेसी के तमाम उसको लेकर, इसलिए इस किताब का नाम मुझे लगता है रखा गया है। फिर बातचीत करेंगे किसी और एपिसोड में, अच्युत साहब से भी, अन्य मुद्दों पर भी इनको गेस्ट के तौर पे बुलाएंगे तो हम और समझेंगे। लेकिन संविधान को समझिए, संविधान को पढ़िए, संविधान बनने की प्रक्रिया को पढ़िए, इसे जानना समझना आज के वक्त में बहुत जरूरी है। नमस्कार, आपने सब समझ लिया।